नमस्कार, स्वागत है उन सभी का एक बार फिर से उद्भव क्लासेस पर जो यूपी टीजीटी पीजीटी एंड नेट एंड जेआरएफ की परीक्षा भूगोल विषय के साथ उत्तीर्ण करना चाहते हैं। उनके सपने को सच करने के लिए उद्भव क्लासेस का एक बार फिर से एक छोटा सा प्रयास। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी, पसंद आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा अपनी फैमिली को उद्भव क्लासेस का जो एक पूरा परिवार है उसे बढ़ाने में सहायता करेंगे। एक बड़ा लार्ज ऑफ नंबर्स हमारे चैनल्स पर आपके परिवार उद्भव क्लासेस में जुड़ना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम ये प्रैक्टिस सेट्स लेकर आ रहे हैं ताकि हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया जा सके। जो भी पॉइंट्स, जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हम ज्योग्राफी के प्रश्नों को केवल एक लाइन के साथ ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम मानचित्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को एग्ज़ाम में भूले नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चंस को पढ़ते ही आंसर आ जाए और वही आंसर आपके ऑप्शंस में भी दिखाई दे। तो इसी क्रम में हम आज शुरू कर लेते हैं एक बार फिर से अपना पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दक्कन जाल बना है, यानी कि दक्कन ट्रैप की यहाँ पर बात हो रही है कि दक्कन जाल या दक्कन ट्रैप ये क्या होता है, इस ये बना है, ये किसका बना है। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा उत्तर मिल जाता है बेसॉल्ट का। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप या दक्कन जाल होता क्या है, अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि पेनिसुलर इंडिया, जो ये पूरा क्षेत्र है पेनिसुलर इंडिया, ये चट्टानी क्षेत्र है। और ये मुख्यतः जिस चट्टान से बना है वह चट्टान कौन सा है, तो वह चट्टान है हमारा बेसॉल्ट चट्टान है। और इसमें जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार मुख्यतः हमें किसमें दिखाई देता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इनमें हमें इसका एक मुख्यतः भाग दिखाई देता है। तो दक्कन ट्रैप जो कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किससे बना हुआ है? जो बेसॉल्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है ये बेसॉल्ट से बना हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तेजी के साथ कि भारतीय भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड बना हुआ है किससे? अवसादी और कायांतरित चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से, या अवसादी चट्टानों से। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा सी। किस किस से बना हुआ है ये भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि? यह आग्नेय और कायांतरित से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आग्नेय और कायांतरित से यह बना हुआ है। ठीक है, आग्नेय और कायांतरित चट्टान। देखिए आग्नेय चट्टान जो होती है यह मदर रॉक कही जाती है। यह मुख्यतः कब बनती है? जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है, और ज्वालामुखी से लावा जब ठंडा हो जाता है तब जो सबसे पहले रॉक या चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों से ही अगर हम देखें तो मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, या फिर अवसादी चट्टानों का भी निर्माण कायांतरित चट्टानों से ही हमें देखने को मिलता है। तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण तब होता है जब आग्नेय या अवसादी चट्टान लंबे समय तक भूमि के नीचे उच्च ताप और दाब पर बने रहते हैं, तब उससे कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, और उसे जब अधिक उच्च ताप या दाब पर भूमि के नीचे रहता है तब उससे जो कायांतरित चट्टान बनती है उसका नाम होता है संगमरमर। तो इसी प्रकार भौगोलिक रूप से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक है। सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक है, जो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिख जाना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख जाना चाहिए। और इससे अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूमि वाला क्षेत्र भी माना जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में, इंडिया के इस रीजन में जो है भूकंपीय घटनाएं बहुत ही कम हमें देखने को मिलती हैं। यह स्थिर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर क्षेत्र है। यहाँ पर भूकंप की घटनाएं बहुत ही कम, ना के बराबर हमें देखने को मिलती हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या है? आपका भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। भारत का प्रायद्वीपीय
क्षेत्र है, इस चीज को ध्यान रखना है। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और यह दो भागों में हमने इसे बांटा हुआ है मेनली। एक सेंट्रल हाईलैंड, जिससे होकर क्वेश्चन ये बना है अभी आपके सामने, सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि, और एक जो है वो क्या है, वो है एक आपका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो इन दोनों के बीच जो एक सीमा रेखा बनती है वो किससे बनती है, तो ये बनती है आपके नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी से इसकी सीमा रेखा बनती है। तो नर्मदा नदी से जो इसकी सीमा रेखा बन रही है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ मध्य में होकर नर्मदा नदी इन दोनों के बीच से होकर जा रही है, जो कि सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन के पठार को अलग अलग करती है। तो जो इन बारीकियों को समझ रहा है उनसे ही प्रश्न बड़े आराम से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और आगे भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडवाना तंत्र या गोंडवाना सिस्टम के जो रॉक्स हैं मुख्यतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं, मुख्यतः किस नदी घाटी में ये पाए जाते हैं। इस कंसेप्ट को यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी घाटी है जिसमें ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे गोंडवाना तंत्र की जो शैलें हैं वह किस नदी घाटी में पाई जाती हैं, रामगंगा, दामोदर, घाघरा, ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, अदर्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके भारत में, मुख्यतः चाहे एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो, पब्लिक या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम्स में जो है इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है। जो भी मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो क्या आंसर होगा, इसमें आंसर होगा दामोदर। ठीक है, दामोदर जो नदी घाटी है ये मुख्यतः किस इसमें जो पाई जाती है वो गोंडवाना तंत्र की शैलें मुख्यतः पाई जाती हैं। अगर आप इसे मानचित्र पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पर ये ब्राउन ब्राउन फीचर्स बने हुए आपको दिख रहे हैं, ब्राउन दिख रहा है, तो पेनिसुलर गोंडवाना बेसिन्स हैं ये सभी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी गुजरात में भी हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे कावेरी के डेल्टा में भी। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं महानदी की जो घाटी है वहाँ पर, महानदी की घाटी में हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि महानदी की घाटी में भी हमें क्या देखने को मिलता है, गोंडवाना शैल की चट्टानें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा सोन दामोदर घाटी में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। गोदावरी घाटी में भी हमें गोंडवाना शैल की चट्टानें देखने को मिलती है। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो भारत के 4 भागों में गोंडवाना शैल पाए जाते हैं, जिसमें छोटा नागपुर का जो दामोदर घाटी क्षेत्र है, कौन सा, दामोदर घाटी क्षेत्र है, ये आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है, दामोदर घाटी क्षेत्र है। इसके अलावा महानदी का जो क्षेत्र है, महानदी प्रोविंस का जो क्षेत्र है, महानदी का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है यहाँ जो आपको अभी दिख रहा है ये गोदावरी प्रोविंस। या इसके अलावा जो चौथा और स्थान है जिसमें हम देखते हैं कच्छ काठियावाड़ वाला क्षेत्र, यानी कि जो गुजरात का क्षेत्र है यहाँ पर। तो भारत में 4 जगहों पर, कहाँ पर, 4 स्थानों पर गोंडवाना तंत्र की शैलें पाई जाती हैं, जो कि स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दिख जाना चाहिए मुख्यतः। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। ऑप्शंस आपके सामने है, क्या क्या ऑप्शन है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, अरावली है या हिमालय है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, यहाँ पर उत्तर होगा अरावली। इस चीज को ध्यान रखना है, क्या है यहाँ पे उत्तर, अरावली। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके सबसे प्राचीन, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो ऐसे भी प्रश्न बने कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कहाँ है, कौन सी है, अरावली। इस चीज को ध्यान रखना है। अरावली का जो विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह गुजरात से दिल्ली तक है। ठीक है, गुजरात से दिल्ली तक। जो गुजरात का साउथ दिल्ली है ना, दक्षिण दिल्ली है, माफ कीजिएगा, जो दिल्ली का दक्षिण दिल्ली भाग है, साउथ दिल्ली वाला भाग है, वहाँ तक गुजरात का विस्तार है। और रायसीना हिल्स जहाँ पर भारत का संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, यह अरावली के रायसीना पहाड़ी पर ही बसा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। और अरावली का सबसे ऊंचा जो पर्वत है या हम कहें पहाड़ी है उसको उसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है,
माउंट आबू नाम है, और इस माउंट आबू पर सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। तो गुरु शिखर माउंट आबू पर सबसे, माउंट आबू की ही चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। या प्रश्न ऐसे बने कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी। तो इसका विस्तार जो है गुजरात से दिल्ली तक है। रास्ते में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए ये दिल्ली तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर मैप पर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप इस चीज को शो कर सकते हैं कि कैसे अरावली का जो विस्तार है वो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि ये अरावली है। और यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है इसका गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये फैला हुआ है। इसके दूसरी तरफ थार रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसके साथ साथ थार मरुस्थल में ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? थार मरुस्थल में पाया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम या मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है। और अरावली के दूसरी तरफ जो है आ, एक पूरा हरा भरा क्षेत्र पाया जाता है जो कि पूर्व में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तेजी के साथ। अगला प्रश्न, लद्दाख की राजधानी का नाम है ईटानगर, आइजोल, पोर्ट ब्लेयर या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगा भाई? माफ कीजिए, पोर्ट ब्लेयर कह रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि इसकी राजधानी क्या है? अगर हम देखें सबसे पहले कि लक्षद्वीप की पोजीशन कहाँ है, तो लक्षद्वीप की अगर हम पोजीशन को देखना चाहें तो लक्षद्वीप का पोजीशन यहाँ पर है दक्षिण में, यानी कि अरब सागर में स्थित है हमारा एक द्वीप लक्षद्वीप। इसके अतिरिक्त भारत का एक अन्य द्वीप समूह भी है जिसका नाम अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इस चीज को ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप की अगर राजधानी को अगर हम यहाँ पर समझें तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाती है? लक्षद्वीप की राजधानी हो जाती है कवारत्ती। ठीक है। और अगर पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी हो जाती है किसकी? अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप की। तो यहाँ पर चीजें स्पष्ट हो जाती है, कवारत्ती किसकी है? लक्षद्वीप की, और अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। इस चीज को भी ध्यान रखना है, कवारत्ती जो है वह अरब सागर में आने वाला एक हमारा द्वीप है, और अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारा द्वीप है। तो भारत के पास दो द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? सबसे बड़ी तट रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य की है या किस राज्य में हमें देखने को मिलती है? ऐसे प्रश्न जो है मुख्यतः हमसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर उत्तर में देखें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है या तमिलनाडु है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर हो जाएगा हमारा गुजरात। तो जो गुजरात राज्य है इसकी सर्वाधिक तट रेखा हमें देखने को मिलती है, जो कितनी है? 12.1470 किलोमीटर। ठीक है, तो 12.1470 किलोमीटर इसकी तट रेखा है किसकी? गुजरात की। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की तट रेखा को आप देखना चाहेंगे तो महाराष्ट्र की तट रेखा लगभग 652 किलोमीटर है। कितनी है? 652 किलोमीटर। वहीं अगर हम केरल की तट रेखा को देखें, समझने का प्रयास करें, यहाँ पर जानने का फैक्ट को, तो 569 किलोमीटर है। और तमिलनाडु की जो तट रेखा है यह 960 किलोमीटर की तट रेखा है। मतलब 906 किलोमीटर की तट रेखा है, 960 नहीं, 906 किलोमीटर की तट रेखा है। तो आप लोगों को ये फैक्ट समझ में आ रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा साथ में, ये एडिशनल फैक्ट्स मैं हमेशा बताता हूँ। तो गुजरात की जो पोजीशन है आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य वेस्टर्न स्टेट कौन सा है? गुजरात है। और गुजरात की जो तटीय सीमा है वह तट रेखा है वह कितनी है? 1214.70
किलोमीटर। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें गुजरात के मानचित्र को थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में, किसमें, इस क्षेत्र में जो खाड़ी है उसको हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। किसकी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। कहाँ पर? इस क्षेत्र में जो खाड़ी है उसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। और यहाँ इस दूसरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो खाड़ी है गुजरात की, इसे हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाना चाहिए। और इसके साथ ही एक प्रश्न ये बनता है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप किन दो खाड़ियों के मध्य स्थित है? अगर ऐसा कोई प्रश्न बने तो ध्यान रखना है, क्या बताना है आपको? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, जो कि किस देश में, किस राज्य में आता है? इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि किस राज्य में आता है ये। तो ये आपका आता है गुजरात राज्य में, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, गुजरात राज्य में ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं तेजी के साथ कि शिलोंग का पठार मेघालय के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बादलों का घर। यह नाम निम्नलिखित में से किसने दिया? OH.K. स्पेट ने, DNP वाडिया ने, RL सिंह ने, या HP चैटर्जी ने? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ तक आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो कृपया अगर एक बार लाइक कर दें इस चैनल को, सेशन को, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर सके, आगे बढ़ा सके। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ आंसर होगा आपका SP चैटर्जी। SP चैटर्जी, जिनका जिक्र हमने पिछले सेशन में भी किया था, और इन्होंने जो है भारत को मुख्यतः 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करने का काम किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र के पठार को प्रायद्वीपीय पठार के रूप में विभक्त करने के लिए उत्तरी भाग को किस उपविभाग में बांटा था? उत्तरी दक्कन पठार के नाम से जाना गया था। जिन्होंने पिछली क्लास की है वो मेरे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो SP चैटर्जी ने जो दक्कन का पठार है या महाराष्ट्र का जो पठार है उसे किस उपविभाग में बांटा? किस उपविभाग में बांटा? तो बांटा था किसमें? उत्तरी दक्कन पठार के रूप में। किसको? महाराष्ट्र वाले हिस्से को। तो इसी तरह से शिलोंग का जो पठार है जो मेघालय में है, मेघालय के नाम से जाना जाता है, उससे उसका नामकरण भी किसने किया था? तो उसका नामकरण SP चैटर्जी ने किया था। यानी कि इनका जो पूरा नाम है वो है शिवा प्रसाद चैटर्जी। अगर आप लोकेशन देखना चाहें शिलोंग पठार की, तो ये लोकेशन कुछ यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि ये लोकेशन यहाँ है। कहाँ पर है ये शिलोंग का पठार? मेघालय में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? मेघालय में है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? मेघालय में है शिलोंग का पठार। इस शिलोंग के पठार पर 3 पहाड़ियाँ मुख्यतः हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और ये 3 पहाड़ियों पर इन 3 ही नामों से जानी जाने वाली जनजातियाँ भी निवास करती है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों को मेघालय का नाम यहाँ पर दिया गया, यानी शिलोंग को मेघालय का नाम किसने दिया? SP चैटर्जी ने। बाद में चूंकि ये पहले कब, यानी कि 1972 से पहले यह पठार असम का भाग होता था, असम राज्य के अधीन आता था। लेकिन 1972 में उत्तर पूर्वी राज्यों का निर्माण हुआ और इसमें जो है भारत सरकार ने इसे एक नया नाम दिया, जिसे हम देखते हैं मेघालय के नाम से जाना गया। और SP चैटर्जी इस नाम को देने वाले नामकर्ता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कोरोमंडल तट में स्थित है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? ऐसा ये प्रश्न पूछना चाहता है। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा। तो यहाँ पर स्पष्ट आंसर है हमारा तमिलनाडु। ध्यान रखना ये कोरोमंडल जो तट है उसका विस्तार आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है। इसको हम मानचित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो केप कोरोमिन, केप कोरोमिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। केप कोरोमिन, केप कोरोमिन से लेकर कहाँ तक? केप कोरोमिन से लेकर यहाँ पर आता है गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है ये, इसको कहा जाता है कोरोमंडल। यानी कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों में विस्तारित है कोरोमंडल। इसके साथ ही
कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है उससे लेकर महानदी के डेल्टा तक, अगर आप देखें कहाँ तक, महानदी के डेल्टा तक, अगर आप जानते हैं कहाँ तक, महानदी के डेल्टा तक, तो महानदी का जो डेल्टा है यहाँ तक के कहा जाता है उत्तरी सरकार कहा जाता है। वहीं अगर देखेंगे कि उड़ीसा का जो पूरा तट है, पूरा टोटल उड़ीसा का जो तट है, उसको हम उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। केवल उड़ीसा का जो तट है, जो कोस्ट है, उसे उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कृष्णा गोदावरी के डेल्टा से महानदी के डेल्टा तक का जो क्षेत्र है, उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी तट पर अगर हम देखें तो जो मालाबार कोस्ट है, कौन सा कोस्ट? मालाबार कोस्ट। ये कर्नाटक से लेकर कर्नाटक और केरल की सीमा रेखा से लेकर केप कोरोमिन तक का जो क्षेत्र है, इसे मालाबार कहा जाता है। और महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से लेकर कर्नाटक और केरल की सीमा तक का जो क्षेत्र है, उसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि काठियावाड़ और कच्छ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। तो इन सब को लेकर जो है बड़े आराम से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं कि कौन सा कोस्ट कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गारो राजमहल विदर का निर्माण द्वारा हुआ। देखो, गारो राजमहल विदर, विदर मतलब यानी कि गैप, गैप यानी कि जब दो ऊंचे पर्वत या पठार अलग अलग हुए उनका। और ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये 2021 यूपी टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। जो लोग अभी तक सेशन के साथ बने हुए हैं वो एक बार जरूर पिछले वर्ष का पेपर देखें और उनको ये प्रश्न मिलेगा। आगे आने वाले सेशन में हम पर्वत श्रेणियाँ, चोटियाँ, घाटियाँ, इन सब पर चर्चा करेंगे और इनसे लगातार कई सारे प्रश्न 2021 के भूगोल में आए हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि बहुत आनंद आ रहा होगा चीज़ों को समझने में। तो गारो राजमहल विदर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो गारो राजमहल का जो निर्माण है, विदर का जो निर्माण है, वो आपका होता है अंधभ्रंश के द्वारा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डाउन फॉल्टिंग। क्या बोलते हैं? डाउन फॉल्टिंग। डाउन फॉल्टिंग इसे कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। डाउन फॉल्टिंग, डाउन फॉल्टिंग यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि जब दो ऊंचे क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो उनके बीच में गहरी खाई का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्रायद्वीप है। किसका? भारत का प्रायद्वीप है। और इस प्रायद्वीप का ही एक हिस्सा है यहाँ पर मेघालय में, है ना। क्वेश्चन यही है, गारो राजमहल, तो गारो पहाड़ी कहाँ पर आता है? अभी हमने पीछे देखा मेघालय में आता है, गारो खासी जयंतिया। तो यहाँ पर जो गारो क्षेत्र है, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ क्या है? गारो क्षेत्र यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और यहाँ पर हजारीबाग प्लेटू जो है यहीं पर है आपका राजमहल पहाड़ियाँ। तो इनके बीच का जो ये पूरा क्षेत्र है, ये जो गहरी खाई है, ये गहरी खाई है, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गारो राजमहल विदर या गैप। इसे मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। किस नाम से जाना जाता है? मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। मालदा गैप। तो मालदा गैप जो है वो इस क्षेत्र को कहा जा रहा है। किस क्षेत्र को? जो गारो और राजमहल पहाड़ी के बीच में एक गहरी खाई जैसी थी, मैदान थी, जिसे बाद में गंगा और अन्य नदियों ने बड़े बड़े पत्थर और उसके साथ साथ मिट्टी के साथ इसे भर दिया। तो यहाँ पर एक बात ये भी स्पष्ट मैं कर दूं आप लोगों के साथ कि जो मेघालय पठार है यह किसका? भारतीय प्रायद्वीप पठार का ही एक भाग है, जो कालांतर में टूटकर दूसरी तरफ चला गया था। इस चीज़ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तेजी के साथ। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करते हैं? निम्न में से कौन सा पर्वत इनको आपस में बांटने का काम करता है? देखो, गंगा का मैदान है और दक्कन का पठार है। इसकी लोकेशन में पीछे से दिखाता हुआ आ रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर प्रश्न है कि इनको बांटने का काम कौन करता है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा या अजंता? तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका क्या होगा? यहाँ पर उत्तर होगा आपका विंध्याचल पर्वत। ठीक है, क्या उत्तर होगा? विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत की लोकेशन भी देख लेनी जरूरी है ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें ध्यान में आ जाए। जैसा कि पीछे हमने अरावली को देखा था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और आपने देख भी लिया होगा कि अरावली की लोकेशन कहाँ है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि दोनों की जो बात हो रही है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है
आपका इसको हम कहते हैं गंगा का मैदान। क्या कहते हैं? गंगा का मैदान कहते हैं। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, जैसा कि हमने पीछे भी देखा है ना, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्या है आपका? दक्कन का पठार है ना। दक्कन का पठार, जो कि आपको स्पष्ट रूप से ये दिख भी रहा है, लिखा हुआ दक्कन का पठार है यहाँ पर। तो दक्कन के पठार और गंगा के मैदान के बीच में जो स्थित है वो है विंध्याचल पर्वत। कौन सा स्थित है? वही विंध्याचल पर्वत यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत। तो जो विंध्याचल पर्वत है वह है गंगा के मैदान और उसके साथ साथ दक्कन के पठार के बीच में स्थित है, जो इनको बांटता है अलग अलग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए, हिमालय को मुख्यतः लैटिट्यूडनल वे में और लॉन्गिट्यूडनल वे में भी बांटा गया है। आगे आएगा प्रश्न, उस पर बताएंगे। तो यहाँ पर पूछा है दक्षिण से, तो हमें पता है कि जब भी हम मैप देखते हैं तो इधर साउथ होता है और इधर की तरफ नॉर्थ होता है। तो हमें दक्षिण से नॉर्थ की तरफ जाना है, यानी उत्तर की तरफ जाना है। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सबसे दक्षिण में जो एक श्रेणी है किसकी? हिमालय की, उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, और सबसे बाद में आता है, इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय या हिंदी में पार हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ के अकॉर्डिंग सबसे दक्षिण में क्या है? शिवालिक है, फिर मध्य हिमालय है, फिर महान हिमालय है या विशाल हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। शिवालिक, लघु हिमालय और विशाल हिमालय, ये इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। तो शिवालिक सबसे दक्षिण में, फिर उसके बाद मिडिल में लघु हिमालय है, फिर उसके बाद सबसे ऊपर है विशाल हिमालय। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और मैप के थ्रू भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि ये श्रेणियां मुख्यतः 4 भागों में बांटी गई हैं हिमालय की: शिवालिक, मध्य और महान हिमालय, और उसके बाद ट्रांस हिमालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई हिमालय दिवस? तो हिमालय दिवस जो मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो 9 दिसंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2014 में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिमालय का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको संरक्षित करना है। शुरुआत में इसकी घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की थी। किसने की थी? उत्तराखंड सरकार ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। जो सबसे गहरी नदी घाटी है वो किस नदी की पाई जाती है? भागीरथी और अलकनंदा में, मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, नर्मदा एवं ताप्ती में, या यमुना एवं चंबल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भागीरथी और अलकनंदा है, ये सबसे गहरी नदी घाटी है, पाई जाती है। इसमें सबसे गहरी नदी घाटी जो पाई जाती है वह है भागीरथी और अलकनंदा में पाई जाती है। इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक गहरी घाटियाँ भागीरथी और अलकनंदा में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ से निकलने के बाद अलकनंदा में कई नदियाँ मिलती हैं, जैसे धौली गंगा, नंदाक्षी, पिंडार गंगा। इसी तरीके से मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है वह आकर कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ही यहाँ से ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर देवप्रयाग में कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी बनती है। ठीक है, कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी बनती है। इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो ये भी टीजीटी में आया हुआ एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को नेग्लेक्ट ना करें। तो हिमालय काल पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? टर्सरी
कार्बोनिफेरस, पैलियोजोइक या मेसोजोइक? पैलियोजोइक या मेसोजोइक? यदि आप में से किसी को उत्तर पता है तो जरूर उत्तर दें। प्रश्न बहुत अच्छा है और कई बार पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम्स में भी। टर्शियरी काल में, तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो टर्शियरी काल में हुई। हिमालय विश्व का सबसे नवीन और सबसे ऊंचे पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। सबसे नवीन, इस चीज को भी ध्यान रखना है, किसकी है? सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। पर्वत भी कौन सा है? वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। यानी कि ये इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और इसके साथ साथ यूरेशियन प्लेट जब इंडियन प्लेट से टकराई तब उसके बाद इसका निर्माण हुआ। वो कैसे हुआ आगे अभी हम देखेंगे। तो ये मुख्यतः हमने देखा कि ये 3 समानांतर श्रेणियों में बटा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय। और इसके पार हिमालय को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो तिब्बत की ओर आता है। और ये विश्व के सबसे जटिल पर्वत क्रम को भी प्रदर्शित करता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वह किस काल में होती है? वह टर्शियरी काल में मानी जाती है। इसको आप इस यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे जब इंडियन प्लेट आगे की तरफ मूव कर रही है और इधर की तरफ यूरेशियन प्लेट है, जो कि आपको स्पष्टतः दिख रही होगी, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, और ये आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं। जब ये मूव करते हुए बढ़ेंगे तो यूरेशियन प्लेट के नीचे हमारी इंडियन प्लेट आ जाती है, यानी कि जो बेसाल्ट से बनी हुई है, भारी चट्टान है, वह नीचे की तरफ ये ऐसे जा रही है। और यहाँ पर ये जो श्रृंखला है ये काफ़ी ऊंची उठ जाएगी, जिसके बाद से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि भारत की कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और उसके सामने उसके राज्यों के नाम दिए हुए हैं, और ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, जावादी महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, राजगीर पहाड़ियाँ बिहार में। तो इसका आंसर जो होगा हम फटाक से लगा देते हैं कि जो जावादी महाराष्ट्र है ना, जावादी पहाड़ियाँ जो कहाँ दी हुई, किस में दी हुई हैं? महाराष्ट्र में दी हुई हैं। ये महाराष्ट्र में ना होकर बल्कि किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो जवादी पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, महाराष्ट्र में नहीं है। जबकि पालकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर भी इस चीज को देख और समझ सकते हैं कि भाई पालकोंडा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है पालकोंडा हिल्स, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जवादी हिल जो कि तमिलनाडु में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। कैमूर पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में है, जो कि उत्तर में इधर की तरफ आ रही है, लिखा हुआ है कैमूर पहाड़ियाँ, आपको स्पष्टता यहाँ पर दिख भी जाना चाहिए। तो कमेंट में जरूर शेयर करें कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कैमूर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। राजमहल पहाड़ियाँ जो कि कहाँ है? राजगीर पहाड़ियाँ, माफ कीजिएगा, ये बिहार राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, ये हिमालय को नदियों के आधार पर लॉन्गिट्यूडनल बांटा गया है इस क्वेश्चन में, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये कई बार टीजीटी में भी और पीजीटी में भी पूछा गया है। टैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु नदी, कुमायूं हिमालय सतलुज नदी, नेपाल हिमालय काली नदी और असम हिमालय जो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा असम हिमालय ब्रह्मपुत्र। असम हिमालय ब्रह्मपुत्र। अब ये कैसे क्वेश्चन पूछा है, इस चीज को मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हिमालय का जो एक क्लासिफिकेशन है, एक तो हमने इस तरह से देखा था, इस प्रकार से मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय। इसके अलावा जो हिमालय का जो पोर्शन है या जो डिवीज़न किया गया है वह कुछ इस प्रकार से भी किया गया है। कैसे किया गया है कि पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय जो है वह किसके बीच आ रहा है? वह सिंधु और सतलुज नदी के बीच आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। पंजाब हिमालय का क्षेत्र किसके बीच है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम पंजाब हिमालय कह रहे हैं। इसी तरीके से सतलुज नदी और उसके साथ साथ काली नदी, काली नदी को हम उत्तर प्रदेश में जब वह प्रवेश करती है तो उसे शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो काली नदी या शारदा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो मुख्यतः उत्तराखंड वाला और
उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। इसी तरीके से जो नेपाल हिमालय है ये किन के बीच आता है, ये आता है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य आता है। जो ब्लू लाइन्स आप देख रहे हैं ये हिमालय का जो डिवीजन है उसको बताया गया है। इसके साथ ही असम हिमालय की अगर हम बात करें तो असम हिमालय जो है तीस्ता नदी और दिहांग या हम उसे सियांग नदी के नाम से भी जानते हैं, इनके मध्य आता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेट करके क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें इसी प्यार के साथ, और एक बार बहुत ही प्यार के साथ शेयर भी कर दें सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की धौलाधर श्रेणी फैली हुई है। हिमालय की धौलाधर श्रेणी फैली हुई है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या नेपाल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर क्या होगा इसमें आप बताएंगे, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट जरूर करें कि धौलाधर श्रेणी। और ये क्वेश्चन भी जो है पीजीटी में पूछा गया है, और यहाँ पर जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। तो हिमालय की जो धौलाधर श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है, और ये पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये जो पर्वत श्रृंखला है धौलाधर की, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है हनुमान टिब्बा। ठीक है, हनुमान टिब्बा इसका नाम है। हनुमान टिब्बा इसका नाम है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये लगभग जो है 5,932 मीटर ऊंची है। कितनी? 5,932 मीटर ऊंची है। तो हनुमान टिब्बा किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धौलाधर की। देखिए धौलाधर भी हिमालय का ही एक पार्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है, जो कि मध्य हिमालय था, हिमालय का एक भाग मैंने आपको पीछे बताया। और इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। ये किस में आ रही है? मध्य हिमालय में, मिडिल हिमालय में आ रही हैं। और इस पर्वत श्रेणी में अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। मानचित्र में भी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें कौन से चारागाह पाए जाते हैं? अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, जिन्हें कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर घाटी में अल्पाइन चारागाह को मर्ग नाम से जाना जाता है। जैसे इसके बहुत ही प्रसिद्ध नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। गुलमर्ग, सोनमर्ग के नाम से इनको कई बार जाना जाता है। तथा उत्तराखंड में इस प्रकार की जो अल्पाइन चारागाह हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। बुग्याल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार बना हुआ है इन चीज़ों को लेकर। बुग्याल या पयार के नाम से बना जाता है। बुग्याल या पयार क्या है या मर्ग क्या है? ये अल्पाइन घास के मैदान है। और मर्ग कहाँ कहा जा रहा है? कश्मीर घाटी में। बुग्याल या पयाल कहाँ कहा जा रहा है? ये उत्तराखंड में कहा जा रहा है। मानचित्र पर एक बार देख सकते हैं धौलाधर की जो एक स्थिति है वो यहाँ आपको दिख रही है। धौलाधर पर्वत श्रेणी जो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में विस्तारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हिस्पर हिमनद अवस्थित है। हिमनद यानी ग्लेशियर की बात हो रही है। हिस्पर ग्लेशियर की बात हो रही है। तो हिस्पर ग्लेशियर काराकोरम पर्वत से, महान हिमालय से है, या लघु हिमालय में है, या फिर उप हिमालय से संबंधित है? किससे संबंधित है ये? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी से। काराकोरम पर्वत जो श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है ये? ट्रांस हिमालय का भाग है, इस क्षेत्र का ये भाग है। और यहाँ पर मुख्यतः जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं इसमें हिस्पर ग्लेशियर है। कौन कौन से ग्लेशियर पाए जा रहे हैं? हिस्पर ग्लेशियर है, बायफो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर मुख्यतः किस पर पाए जा रहे हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर पाए जा रहे हैं, जो कि हिमालय का ही एक भाग है। और अगर मुख्यतः अगर हम इनको देखें तो अभी वर्तमान में ये पीओके में आने वाले ग्लेशियर्स हैं। इसके अतिरिक्त भारत में गंगोत्री है, मिलन है, पिंडारी है, ऐसे कई ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर है जिससे यमुना नदी प्रवाहित होती है, जो कि उत्तराखंड में है ये सारे ग्लेशियर। इसके अतिरिक्त पीओके में आने वाले बाल्टोरो, सियाचिन, बायफो और हिस्पर ग्लेशियर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे पूरब में अवस्थित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आया ये आपके सामने। अब देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। कमेंट में जरूर आंसर देते रहें सभी लोग, जो भी लोग देख रहे हैं। तो निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे पूरब में अवस्थित है? निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे पूरब में अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ी, सतमाला पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ी या महादेव पहाड़ियाँ? तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर क्या होगा भाई? यहाँ उत्तर होगा
सी मैकाल पहाड़ी। तो मैकाले श्रेणी की चर्चा हम पीछे करके आ चुके हैं सबसे पूरब में। अब सबसे पूरब में कैसे है इस चीज़ को एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है हमारा नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी ये आपको साफ साफ यहाँ पे लोकेट हो रही है, ये नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में दिया हुआ है सतमाला। जो सतमाला ये आपका है सतमाला रेंज। इसके अलावा दिया हुआ है मैकाले श्रेणी। तो मैकाले श्रेणी जो कि आपके ये इस क्षेत्र में आपको स्पष्टतः दिख रही है। इसके अलावा दिया हुआ है महादेव पहाड़ी। तो महादेव पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है वो आपको यहाँ पर है। तो अब इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सबसे ईस्टर्न कौन सा है, सबसे ईस्ट में कौन सा है। तो सबसे ईस्ट में मैकाले श्रेणी आ जाती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन इन पर्वतों के स्थिति को लेकर भी बड़े आराम से बना हुआ है। तो मैकाले श्रेणी भारत के मध्य प्रदेश और किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में ये विस्तारित है। तो सतपुड़ा रेंज का लगभग सबसे पूर्वी भाग इसको माना जाता है मैकाले श्रेणी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः, और देखिए मैकाल पहाड़ी को ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था कि मैकाल पहाड़ियाँ वस्तुतः हैं क्या भ्रंशोत्थान, यानी कि ये रिफ्ट के कारण बनी है, अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। यानी कि अवशिष्ट पहाड़ियाँ वे पहाड़ियाँ होती हैं जो समय के साथ साथ उनमें टूट फूट हुआ और वो उनकी ऊंचाई बढ़ने के बजाय अब क्या हो रही है, कम हो रही है। वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, जैसे हिमालय है फोल्ड होके बना हो, या इसके साथ साथ उत्तित पठार के कगार हैं, यानी कि पठारों के किनारे हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं। तो ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये एक अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, यानी कि इनका विकास अब नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके अलावा अगर अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण आप भारत में देखना चाहें तो विंध्याचल भी जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल है। इसके अलावा अरावली है। इसके अलावा सतपुड़ा है, महादेव है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है भारत का, पारसनाथ पहाड़ी है। ये सब जो है अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण हैं। तो मैकाले की पहाड़ियाँ किसकी, सतपुड़ा पहाड़ियों के क्षेत्र में आती हैं। आप इसको एक बार फिर से यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि जिनका मैंने अभी नाम लिया कुछ समय पूर्व, कि ये तो रहा आपका पश्चिम पूर्वी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट। इसके अतिरिक्त मैकाले रेंज, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये सब कैसे हैं, अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। महादेव पहाड़ी जो कि आप लोकेट कर चुके हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब विद मैप यहाँ पे क्लियरिफाई करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का अंत करते हैं। अगले सेशन में हम तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ उतरेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, और अन्य भी जो परीक्षाएं हैं, जो लोग अन्य लोग भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस या अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ज्योग्राफी से रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिनको मानचित्र के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।